अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में आपके लिए। मेंथा की फसल से तेल निकालते समय कुछ ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। केचुआ खाद तैयार करने की विधियों और फसलों में उपयोग पर जानकारी। अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए गर्मी के मौसम में कैसे करें मुर्गियों की देखरेख। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने मेंथा की रोपाई फरवरी माह में प्रथम पखवाड़े में की थी, उनकी फसल इस समय कटाई योग्य तैयार हो गई है। और इस फसल को काटने के बाद हमारे किसान भाई इससे तेल निकालने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो किसान भाई तेल निकालते समय किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें जिससे बिना जोखिम के उन्हें अच्छी क्वालिटी के तेल की प्राप्ति हो सके। इस बारे में जानकारी के लिए आइए मिलते हैं केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सौदान सिंह से। देखिए, मेंथा का तेल तो किसान भाई कई तरीके से निकालते हैं। आमतौर पर बड़ी सस्ती किस्म की जो यूनिट है उसमें किसान भाई अपना खर्चा करने के लिए जो कंडेंसर है वो बहुत ख़राब क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं। मेंथा की खेती में लाभ को देखते हुए बहुत से किसान भाई बड़े क्षेत्रफल पर इसकी खेती करने लगे हैं और इस वर्ष भी इसका रकबा काफी बढ़ा है। लेकिन किसानों के सामने एक समस्या रहती है तेल निकालने वाले मशीन की, क्योंकि अच्छी मशीन न मिलने के कारण फसल से उचित मात्रा में तेल प्राप्त नहीं हो पाता है। साथ ही तेल की गुणवत्ता भी ठीक नहीं होती है। केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान लखनऊ द्वारा एक आसवन मशीन का विकास किया गया है, जिसमें ईंधन की बचत के साथ तेल भी शुद्ध और अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। तो ये मशीन कैसे है किसानों के लिए लाभकारी, आइए जानते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा फायदा है किसानों को, वो कंडेंसर बदला गया है। कंडेंसर जो ये होता है, इसमें जो ठंडा करने की प्रक्रिया है वो बहुत अच्छी होती है। बाकी इसकी ये भट्टी है और ये भट्टी है इसकी, और इसमें यहाँ आग लगा दी जाती है और इसको किसी भी तरह से गर्म किया जा सकता है। लकड़ी से भी किया जा सकता है, डीजल से भी किया जा सकता है, कोयले से भी गर्म किया जा सकता है, और अंदर बॉयलर ऑपरेटेड यूनिट्स भी हैं। लेकिन ये जो यूनिट है इसको पूरा फील्ड डिस्टिलेशन यूनिट कहते हैं। अब इसमें जो यूनिट है इसमें 5 कुंटल मेंथा एक बार में आ जाता है, और इसमें नीचे से आग लगा के ये जो गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद ये कंडेंसर में चला जाता है। कंडेंसर में पानी और तेल दोनों इकट्ठा होके यहाँ नीचे आ जाते हैं। तेल ऊपर चला जाता है और पानी नीचे रह जाता है, उसको फेंक दिया जाता है। तो ये बहुत ही आसान यूनिट है। इस यूनिट का लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें कंडेंसिंग की जो प्रक्रिया है वो बहुत अच्छी होती है। दूसरा क्या है कि इसमें सेफ्टी के सारे इंतजाम हैं जो आम टंकियों में नहीं होते, जिससे कि किसानों को जान माल का खतरा होता रहता है। और जान माल का खतरा होने का जो मेन कारण होता है कि ज़्यादातर उनके जो कंडेंसर होते हैं वो कॉइल टाइप होते हैं, उनमें जो हमारा प्रेशर के साथ घास फंस जाती है, साग फंस जाती है। तो जब
पिछला पीछे प्रेशर मारता है तो कभी कभी टंकियाँ फटने की घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ पर टंकियाँ फटने की, अगर ऐसी टंकी का इस्तेमाल करें तो घटनाएं होने की बिल्कुल संभावना नहीं है। ये सबसे बड़ा लाभ है। इसके अलावा जो दूसरे लाभ हैं कि समय कम लगता है, ईंधन कम लगता है, और आपका जो तेल है वो रिकवरी कम से कम 20 से 30% ज़्यादा होती है। अब किसान भाई जो सोचते हैं कि ये महंगी है, ये जो मेंथा की टंकी लगाने में खर्चा कुछ नहीं है, खर्चा केवल लोहे के वजन का होता है, और लोहे जितना मोटा लगवाएंगे उतना ज़्यादा दिन चलेगा। अगर इस तरह का लोहा, इस क्वालिटी का लोहा लगवाएंगे तो उनको हो सकता है कि वही टंकी 10 साल चल जाए, और बार बार पतली टंकी वो लगवा लेते हैं, वो मालूम पड़ेगा 3 साल में बदलनी पड़ रही है। तो किसान भाइयों को ये सोचने की ज़रूरत है कि हम एक बार बढ़िया मजबूत मोटे लोहे की लगवा के उसका इस हिसाब से सोचें कि हमारे को लंबे समय तक कौन सी महंगी पड़ी और कौन सी सस्ती पड़ी, किसमें जोखिम ज़्यादा था, किसमें फ़ायदा ज़्यादा था। तो कुल मिला के सारा आंकलन अगर किसान भाई करेंगे तो ये फायदेमंद होगी हर हालत में। किसान भाइयों, आपको इस मशीन की कार्य प्रणाली के बारे में पूरी जानकारी दी गई। यदि आप ये मशीन लेना चाहते हैं तो केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान लखनऊ में संपर्क करें। इस मशीन की कीमत 1 लाख रुपए है। यदि आप इससे अधिक क्षमता वाली आसवन मशीन लेना चाहते हैं तो अलग अलग क्षमता के अनुसार उसकी कीमत अधिक होती है। इनकी खरीद पर राज्य सरकार द्वारा अनुदान भी देय है, जिस पर विस्तार से जानकारी के लिए आप अपने जिले के उद्यान विभाग से संपर्क करके लाभ उठाएं। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। आजकल किसान अधिक पैदावार लेने के लिए रासायनिक खादों का प्रयोग फसलों में बहुत करने लगे हैं, जिसके कारण उत्पादन तो अधिक मिल जाता है, लेकिन उत्पाद मिलता है वो जहरीला प्राप्त होता है। साथ ही इससे मिट्टी की उर्वरता भी खराब हो रही है। तो ऐसे में किसान भाई रासायनिक खादों के प्रयोग की बजाय वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर फसलों में उपयोग कर अच्छी पैदावार ले सकते हैं, और इसके प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता भी खराब नहीं होगी। तो किसान वर्मी कंपोस्ट खाद किस प्रकार से तैयार करेंगे, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये प्रस्तुति। ये सर अपने वर्मी कंपोस्ट के लिए है, जिसमें किसान अपने घर पे ही केंचुओं के द्वारा खाद अपने घर पे ही जैविक खाद बना सकते हैं, जिससे अपने गोबर से रिसाइकिल होगा ये, और गोबर की जो है पूर्ति ज़्यादा खेतों में ये करेगा, और इसमें जो पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उससे क्या है कि मतलब फसल का अच्छा ग्रोथ और अच्छी उसकी वो होती है। तो कि डेली इसमें लगभग गोबर आएगा, लगभग 5-10 क्विंटल गोबर आ जाएगा इसमें। तो ये लगभग 2.5 महीने के अंदर इसमें 20 कट्टे के लगभग खाद निकल जाएगा, और वो आराम से उसको 2 बीघा में उपयोग में ले सकता है। और इसमें साथ में वर्मी कंपोस्ट जो दवाई है वो भी निकलती है, तो दवाई और खाद दोनों चीज़ों का इसमें निकलेगा। वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करने पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश कुमार। ये खाद है जिसमें केंचुआ के द्वारा सड़ा गला करके तैयार की जाती है, जिसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। इसको आप कहीं भी तैयार कर सकते हैं, इसको हम कंटेनर में तैयार कर सकते हैं या किसी बड़े बॉक्स में भी तैयार कर सकते हैं। खेत में केंचुए अक्सर देखे जाते हैं। किसान जानते हैं कि ये भूमिगत केंचुए खेत में पड़ी हुई खाद और फसल अवशेषों को खाकर छोटी छोटी गोली जैसी खाद बनाते हैं। केंचुए अंधेरा और नमी पसंद करते हैं, अतः खाद बनाने के लिए छायादार स्थान का चयन करें। ये खाद बनाने वाले केंचुए कृषि विश्वविद्यालयों या कृषि विज्ञान केंद्रों में ये 100 से 150 रुपए किलो मिलते हैं। अतः थोड़ी मात्रा में केंचुए लाकर सबसे पहले इनकी संख्या बढ़ानी चाहिए
और आइए अब चर्चा करते हैं केंचुआ खाद बनाने की विधि, जो कि इस प्रकार है। अगर आपके पास सबसे अच्छी उपाय है कि छायादार जगह में आप इसे बनाएं। 2 मीटर चौड़ा, 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा आप खोद लीजिए। इसको बनाने के लिए इसके सबसे निचली सतह में नीचे की तरफ 2 से 3 इंच तक कंकड़ या ईंट परत बिछा दीजिए। फिर इसके ऊपर 2 से 3 इंच तक आप बालू बिछा दीजिए और इसके ऊपर 6 इंच तक किसान बंधु दोमट मिट्टी को बिछा करके और उसको नम कर लीजिए। थोड़ा नमी उसमें डालते रहिए, नमी हो जाए। इसके बाद इसके ऊपर किसान बंधु 50 से 75 दोनों तरह के केंचुआ आप उसमें डाल दीजिए, जिसमें एनजाइक और एनिसिक हो। इसके ऊपर 2 से 3 इंच मोटी गोबर की परत उसमें डाल दीजिए। इसके बाद किसान बंधु को जो भी सड़ा हुआ, जो भी आपका खरपतवार है या इस तरह का जो वेस्ट मटेरियल है, ये उसके ऊपर तह के ऊपर आप उसमें डालते रहिए। और हमेशा इसमें किसान बंधु को पानी जो है डालते रहना चाहिए। और ये प्रतिदिन 1 सप्ताह के बाद फिर ऊपर जो भी आपके पास कचरा हो या इस तरह का जो भी मटेरियल हो, वेस्ट मटेरियल हो, जो बायोडिग्रेडेबल हो, उसको उसमें आप डालते रहिए। आप उसको पलटते रहिएगा। नमी बनाए रखने के लिए हर परत पर पानी छिड़के। अब इनको बोरी के टाट से अच्छी तरह से ढककर 30% तक नमी बनाए रखने के लिए पानी छिड़के। 45 से 60 दिन के अंदर ही गोबर एवं गोबर मिश्रित घास फूस, पत्तियां, वनस्पतिक अवशेष एवं कचरा आदि वर्मी कंपोस्ट में बदल जाते हैं। केंचुए कार्बनिक पदार्थों को खाना जारी रखते हैं तथा कास्टिंग भी ढेर के ऊपर छोड़ते जाते हैं। ढेर का रंग काला होना और केंचुए का ऊपरी सतह पर आना वर्मी कंपोस्ट तैयार होने का सूचक है। इस तरह से लगभग 2 माह में वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है। वर्मी कंपोस्ट से केंचुए अलग करने के लिए 3-4 फुट ऊंचा वर्मी कंपोस्ट का ढेर बनाएं तथा उस पर पानी छिड़कना बंद कर दें। जो ढेर शुष्क होता जाएगा, केंचुए नमी की तरफ नीचे अंधेरे में चले जाएंगे और ऊपर वर्मी कंपोस्ट रह जाएगा। इसे ऊपर से इकट्ठा कर लें। नीचे सतह पर वर्मी कंपोस्ट के साथ केंचुए रह जाएंगे, जिन्हें पुनः वर्मी कंपोस्ट बनाने के काम में ले सकते हैं। इस तरह से किसान बंधु करेंगे तो 40 से 45 दिन के बाद ये आपका खाद तैयार होगा। उसके खाद तैयार होने के 2 दिन पहले आप उसमें पानी देना बंद कर दें। उसके बाद जो खाद तैयार है उसे अच्छी तरह से निकाल करके आप छाये में उसको ढेर बना लें, छाये में ले जाकर रखें। फिर वहाँ छाये में ले जाकर इसे आप जाली के द्वारा इसे फिल्टर कर ले, छान ले और इसके बाद इसको आप मार्केट में भेज सकते हैं। इस तरह से किसान बंधु जैविक खाद तैयार कर सकते हैं। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, पर यहाँ एक बहुत छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे। जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। मुर्गी पालन एक लाभकारी व्यवसाय है और इस व्यवसाय से बहुत सारे किसान भाई अच्छा लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन दिन प्रतिदिन तापमान में बढ़ोतरी के कारण मुर्गियों में कुछ समस्याएं भी देखने में आती हैं, जिसके फलस्वरूप मुर्गियां दाना खाना बंद कर देती हैं। फलस्वरूप उनके स्वास्थ्य और विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाइयों, अगर आप इन मुर्गियों की देखरेख मौसम के अनुसार करेंगे तो आपको इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।
इसलिए इस विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए चलिए मिलते हैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के डॉक्टर एस के शुक्ला से। मुर्गियों को आमतौर पे 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस तापक्रम मिलना चाहिए, लेकिन अगर इससे ज़्यादा तापक्रम हो जाता है तो उसमें हीट स्ट्रोक के या गर्मी का प्रकोप बढ़ जाता है। जैसे 30 डिग्री सेल्सियस से अगर अधिक तापक्रम हो जाता है तो गर्मी लगनी शुरू हो जाती है और कुक्कुटशाला का तापक्रम भी उसी हिसाब से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मुर्गियों में अंडा उत्पादन कम हो जाता है, मुर्गियां दाना खाना कम कर देती हैं। और ये गर्मी का जो प्रकोप है ये ब्रायलर पक्षियों में ज़्यादा होता है अंडे देने वाली मुर्गियों की अपेक्षा। ये आमतौर पर जो अंडे देने वाली मुर्गियां हैं जो वज़न में ज़्यादा होती हैं, जिनमें फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, उनमें अधिक होता है, या ऐसे ब्रायलर पक्षी जो चूज़ों के लिए पैदा करने के लिए रखते हैं जिनको हम पेरेंट स्टॉक कहते हैं, उसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। मुर्गियों में पसीने की ग्रंथियां नहीं होती हैं, जिसकी वजह से ये अत्यधिक गर्मी को सहन नहीं कर पाते हैं और ये गर्मी को दूर करने के लिए अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए तेज़ी से सांस लेती हैं और लगातार हाँफती रहती हैं। और जब बहुत ज़्यादा हाँफती हैं तो उसमें क्या होता है कि उसके जो हृदय गति है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है और सांस लेने में जो रक्त की मात्रा है वो कम हो जाती है और जिसकी वजह से थक्के बन जाते हैं या दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और धीरे धीरे मुर्गियों की मृत्यु हो जाती है। तो ये एक आमतौर पे जो गर्मी की वजह से मुर्गियों में मृत्यु का कारण बनता है। लेकिन जो मुर्गियां डीप लीटर पद्धति में पाली जाती हैं उनमें गर्मी का प्रकोप कम होता है। जो मुर्गियां केज सिस्टम में पाली जाती हैं उनमें गर्मी ज़्यादा लगती है। क्योंकि केज सिस्टम में मुर्गियां घूम नहीं पाती हैं तो वो अपने आप को वातावरण में परिवर्तित नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से केज विधि से जो मुर्गियाँ पाली जाती हैं उनमें गर्मियों का प्रकोप बहुत अधिक होता है। कुक्कुटशाला में स्ट्रेस के कारण जैसे वातावरण अधिक या तापमान अधिक हो जाना, पर्याप्त पीने का पानी ना उपलब्ध होना, पर्याप्त हवा ना मिलना, कम जगह पर अधिक मुर्गियां पालना, पोल्ट्री हाउस के आसपास पेड़ पौधे ना होना, वहाँ खुला होता है और पेड़ पौधे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो कुक्कुट गृह हैं वो ठंडे नहीं रहते हैं। और कुक्कुटशाला की ऊंचाई यदि कम है तो भी गर्मी का प्रकोप ज़्यादा होता है। इसीलिए कुक्कुटशाला में कम से कम 14 फीट की ऊंचाई होनी चाहिए बीच में, और जो किनारे के हैं उसमें कम से कम 10 फीट की ऊंचाई होनी चाहिए, ताकि गर्मी के मौसम में उनको गर्मी कम लगे। जो गर्मी का प्रकोप मैंने पहले ही बताया कि ब्रायलर पक्षियों में ज़्यादा होता है, अंडे देने वाली मुर्गियों में कम होता है। हमारे कुछ किसान भाई अपनी मुर्गियों में गर्मी के द्वारा होने वाले कुप्रभाव को समय से नहीं पहचान पाते हैं, जिसके कारण इसका विपरीत प्रभाव मुर्गियों के अंडे उत्पादन पर पड़ता है तथा इसके कारण कुछ मुर्गियों की तो मृत्यु भी हो जाती है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए हमारे मुर्गी पालक भाई गर्मी के मौसम में इस समस्या से ग्रसित मुर्गियों को कैसे पहचाने, आइए जानते हैं। इसमें जो मुख्य रूप से लक्षण होते हैं, मुंह खोल करके तेजी से सांस लेती हैं, ज़्यादा प्यास लगती है, पानी की मात्रा उनको बहुत देना होता है, पानी बहुत ज़्यादा पीती हैं, खाना कम खाने लग जाती हैं, दाना कम खाती हैं, अंडा उत्पादन धीरे धीरे कम हो जाता है और अंडे का जो आकार है वो छोटा हो जाता है, जो अंडे का छिलका है वो कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि गर्मी की वजह से कैल्शियम का पर्याप्त आंतों से अवशोषण नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से छिलका पतला हो जाता है। ब्रायलर पक्षियों का वजन कम हो जाता है। जब गर्मी की वजह से बहुत अधिक मुर्गियां मरने लग जाती हैं तो मृत पक्षियों का 100 परीक्षण करने पर छाती का जो मांस है, जो सीने का मांस है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। वो उबला हुआ मांस या पके हुए मांस की तरह दिखाई देता है। मांस का रंग जो है सामान्यतः लाल होता है, लेकिन यदि गर्मी से पक्षी मरे हुए हैं तो उसका रंग पीला या सफ़ेद हो जाएगा। और किसी पक्षी में पेट के अंदर खून जमा हुआ मिलेगा, नाक और मुंह से जो है स्राव निकलता है। तो अगर इस तरीके के पक्षियों में, मरे हुए पक्षियों में लक्षण दिखाई पड़े तो समझना चाहिए कि ये गर्मी की वजह से मर सकते हैं। गर्मी के प्रकोप से मांस एवं अंडे वाली मुर्गियों को बचाने के लिए हमारे मुर्गी पालक भाई कौन कौन से उपायों को अपनाएं जिससे उनको इस व्यवसाय से अधिक लाभ की प्राप्ति हो सके, तो इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। इसके उपचार के लिए सबसे ज़रूरी है कि ताज़ा और ठंडा पानी पिलाएं और हवा के आने जाने की उचित व्यवस्था हो। इसके लिए आप फर्राटे लगा सकते हैं, कूलर लगा सकते हैं। पंखे छत वाले नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि गर्मी के दिनों में छत वाले पंखे गर्म हवा फेंक देते हैं। पंखे छत वाले तभी काम करेंगे यदि छत के ऊपर आपने स्प्रिंकलर लगाए हैं और छत को ठंडा कर रहे हैं पानी छिड़क करके, तो उसमें
छत वाले पंखे काम कर जाते हैं। वैसे सही से रहता है कूलर लगाएं, कूलर से बहुत फ़ायदा रहता है। और केज विधि में जब से मुर्गी पालन कर रहे हैं तो वहाँ पे छत के ऊपर स्प्रिंकलर या फव्वारे लगाएं, जिसकी वजह से छत ठंडी रहेगी, तो उसके जो कुक्कुटशाला का तापक्रम है वो भी ठंडा रहेगा। कई मुर्गीशालाओं में पर्दे लगा सकते हैं, जो पतला टाट होता है उसको लगाएं और उसको पानी से गीला करते रहें, जिसकी वजह से ठंडी हवा छन छन करके मुर्गी घर में जाएगी और मुर्गियां स्वस्थ रहेंगी। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रोलाइट हम दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉल जिसको कहते हैं, ये आजकल मुर्गियों के लिए बहुत उपलब्ध हैं। 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से दिन में 2 बार पिलाएं, या दाने में 100 से 200 ग्राम प्रति कुंटल के हिसाब से मिला करके खिलाएं। विटामिन सी है, ये 10 से 15 ग्राम प्रति कुंटल के हिसाब से दाने में मिला के खिलाएं, या आंवला पाउडर भी विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है, उसको भी खिला सकते हैं। इसके साथ ही बिछावन का भी ध्यान रखते हैं। जो मुर्गी का बिछावन है उसकी मोटाई कम रहनी चाहिए, गर्मी के दिनों में 3 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और कुक्कुटशाला के पास सहतूत का या बोगनविलिया के पेड़ लगाएं, क्योंकि सहतूत का पेड़ जो है वो जाड़े के दिनों में पतझड़ हो जाता है और गर्मी के दिनों में हरी पत्तियां आ जाती हैं, जिसकी वजह से ठंडक रहती है। तो अगर मुर्गी घर के आसपास सहतूत के पेड़ लगे हुए हैं या बोगनविलिया के पेड़ लगे हुए हैं तो वो मुर्गी घर को ठंडा रखेंगे। और इस तरीके से अगर किसान भाई मुर्गियों की देखभाल करेंगे गर्मियों में तो उनको उचित लाभ मिलेगा और उनकी मुर्गियाँ कम मरेंगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है सैदपुर गाजीपुर के सहदेव यादव ने। आपने पपीते की नर्सरी तैयारी पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। पपीता की नर्सरी तैयारी चल रही है, इसमें जो है नर्सरी किस तरीके से डालें, उसमें कौन कौन सी सस्य क्रियाएं करें जिससे कि जो है हमारी नर्सरी सही तरीके से तैयार, सही समय पर तैयार हो सके। पपीता की नर्सरी डालने से पहले उसकी उन्नत प्रजातियों का चुनाव कर लेना जरूरी होता है, क्योंकि प्रजाति के ऊपर ही फलत का पूरा दारोमदार होता है। इसलिए किसान भाई पपीता की नर्सरी डालते समय कौन कौन सी उन्नत प्रजातियों का चयन करें, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, इसमें प्रजातियां 2 तरीके की होती हैं। एक होती है उभयलिंगी प्रजातियां, एक होती है एकलिंगी प्रजातियां। उभयलिंगी प्रजातियों में एक विशेषता होती है कि उसमें हर पौधे से फल प्राप्त होता है, जैसे जो है कोरघनी है, सूर्या है, कोयम्बटूर 3 है, शंकर पपाया सेंटा है। और इसके अलावा एक वैरायटी नई जो आई हुई है ताइवान की वैरायटी है, उसको भी हम इसमें जो है हम प्रयोग में ला सकते हैं। किसान भाइयों, जो एक लिंगी प्रजातियां होती हैं उसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि आपका जैसे पूसा नन्हा है, कोयम्बटूर 1 है, कोयम्बटूर 2 है, पूसा ड्वार्फ है। इन प्रजातियाँ जो है ये दिक्कत होती है कि हर प्रजाति से फल नहीं मिलता है किसान भाइयों, तो इसीलिए हम ऐसी प्रजातियों का चुनाव करते हैं जो है हर प्रजाति से फल प्राप्त हो सके। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी खेत की तैयारी किस तरीके से करनी है। 1 मीटर चौड़ी और लगभग 4 से 5 मीटर लंबी क्यारी तैयार करते हैं। उस क्यारी में जो है 1 भाग सड़ी गोबर की खाद, 1 भाग बालू, 1 भाग खेत की उपजाऊ मिट्टी को लेकर के जो है लगभग 4-5 करीब 5 से 6 इंच मोटी तह बना लेते हैं। जो तह तैयार की है उस क्यारियों की मिट्टी को यदि हम उपचारित कर लेते हैं तो जो है उससे अच्छी क्वालिटी की जो है नर्सरी तैयार होगी। साथ साथ जो है सबसे दिक्कत आती है कि पपीता में हमारे जो है डंपिंग ऑफ लग जाता है। डंपिंग ऑफ को नियंत्रित करने के लिए हम मिट्टी का उपचार करना अति आवश्यक होता है। मिट्टी का उपचार करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें जो है ट्राइकोडर्मा से हम जो है क्या करते हैं कि लगभग 100 केजी गोबर की खाद लेंगे और लगभग 1 किलो ट्राइकोडर्मा लेकर के 10 से 15 दिन के लिए यदि उसको हम मिला के रख देते हैं और उसमें जो है जब उसमें फंगस फैल जाता है उस फंगस वाली खाद को अपने जो है पूरी क्यारी में फैला देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी पूरी क्यारी की मिट्टी जो है उपचारित हो जाती है। इसके बाद जो है हम बीज का उपचार भी करते हैं। बीज का उपचार करने के लिए कैप्टान या थीरम की 2 से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति 100 ग्राम बीज से शोधित करने के बाद ही हम बीज की बुवाई करें। बीज की बुवाई करने से पहले किसान भाई को बताना चाहेंगे कि जो है उसको थोड़ा सा हल्का सा नमी रखते हुए यदि गीले कपड़े में बांध करके हल्का सा अगर रख देंगे कम से कम 7-8 घंटे के लिए तो उसमें हल्का सा मॉइस्चर आ जाता है और जर्मिनेशन जो है आसानी से हो जाता है। अब बात करते हैं इसमें खाद की।
खाद कितनी डाली जाए। खाद हम आपको बता दें किसान भाइयों, लगभग जो है 10 से 15 ग्राम DAP पर स्क्वायर मीटर में, और उसी तरीके से लगभग 10-12 ग्राम MOP पर स्क्वायर मीटर में हम जो है खाद का प्रयोग करते हैं। और साथ साथ सड़ी गोबर की खाद जो है हम अपना प्रयोग किए हुए होते ही हैं। इसके बाद किसान भाई बताना चाहेंगे कि इसकी बुवाई किस तरीके से की जाए। बुवाई करने के लिए किसान भाई बताना चाहेंगे कि बुवाई इसके 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है कि हम जो क्यारी में उसकी बुवाई करें, 10 गुणे 10 सेंटीमीटर पर जो है हम बीज से बीज की बुवाई कर लेते हैं, जिससे कि हमको निकालने में दिक्कत नहीं होती है। साथ साथ ऊपर से क्या करते हैं, लगभग 2-2.5 सेंटीमीटर गहराई बीज की बुवाई कर सकते हैं। और ऊपर से हम जो है हल्का सा पत्ती वाली खाद या गोबर की छनी हुई खाद से उस जो है बीज को ढकते जाते हैं, जिससे कि मॉइस्चर हमारा कॉन्टैक्ट सही बना रहता है और बीज जो है सही तरीके से जनरेट कर जाता है। और इसके बाद किसान भाइयों ऊपर से देखते हैं कि हम जो है किसी पुआल से किसी से ढक देते हैं, जिससे कि हमारा सूर्य का प्रकाश सीधा ना पड़े, साथ साथ जो है उसमें नमी संरक्षित हमारी बनी रहे। इसके बाद उसमें हजारे से पहले सिंचाई करते रहते हैं, जिससे कि जो है उसमें नमी बनी रहती है। और जैसे ही पौधा जम के तैयार होता है तो उसको हटा के अलग कर देते हैं, और पौधे जो है हमारी नर्सरी लगभग 30-35 दिन में बढ़िया तरीके तैयार हो जाती है। उसको पॉलीथीन बैग उसके नर्सरी से हटा करके पॉलीथीन बैग में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ऐसा पॉलीथीन बैग प्रयोग में लाते हैं जिसमें चारों तरफ से छेद बने होते हैं। उन छेद वाले पॉलीथीन बैग को लेकर के उसमें पौधा रोपित कर देते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों हम जो है लगभग 35-40 दिन में अपनी पौध लगाने को तैयार कर सकते हैं। अगर हमारे किसान भाई पपीता की पौध पॉलीथीन बैग में तैयार करना चाहते हैं तो वह बैग में किस तरह से स्वस्थ पौधे तैयार करें, आइए जानते हैं। पॉलीथीन बैग में तैयार करने के लिए क्या करेंगे कि 1 भाग सड़ी गोबर की खाद, 1 भाग बालू, 1 भाग खेत की उपजाऊ मिट्टी को लेकर के पूरा ढेर बना लेते हैं। उसी में जो है उसमें जो है ट्राइकोडर्मा वाली जो खाद मैंने तैयार की थी उसको भी उसमें मिक्स करके पूरा मिट्टी को उपचारित कर लेते हैं। उसके बाद पॉलीथीन बैग भरते हैं। ऐसा पॉलीथीन बैग प्रयोग में लाते हैं जिसमें चारों तरफ छेद बने होते हैं, जिससे हम सिंचाई करने में दिक्कत नहीं आती है। उस पॉलीथीन बैग में भी हम जो है लगभग 30-35 दिन में अपना उसी तरीके जैसे हमने नर्सरी में जो है बीज की बुवाई की थी उसी तरीके से बीज की बुवाई करके हम अपनी पौध तैयार कर सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए हमारा पता नोट करिए। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 और साथ ही हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और चलिए आप देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। नींबू वर्गीय बागों में कैसे करें लीफ माइनर कीट की रोकथाम। किसान किस प्रकार से तैयार करें अपने स्तर पर वर्मी वॉश। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।